हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे बीम पर किसी लोड की वजह से शियर स्ट्रेस एक्ट करता है तो हमारा बीम किस तरह से फेल होगा उस शियर स्ट्रेस की वजह से, और हम कैसे अपने बीम को बचा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि शियर स्ट्रेस आखिर है क्या। तो ये मेरा कोई भी एक मटेरियल है, इसमें अगर मैं एक लोड इस तरफ से लगाऊं इस तरह से, और ठीक उसके ऑपोजिट साइड एक लोड लगाऊं इस तरफ से, तो मेरा जो भी मटेरियल है उसका टेंडेंसी क्या होगा, बीच से अपने आप को ट्रैक करने का टेंडेंसी होता है इस मटेरियल का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पे इसका जो फेलियर हुआ है इस ब्लॉक का फेलियर का वजह क्या था, शियर स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस। फिर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये मेरा एक सिलेंडर है। सिलेंडर में अगर मैं ठीक इसके नॉर्मल अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो इसे मैं क्या कहता हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस कहता हूँ। अब नॉर्मल स्ट्रेस में अगर नीचे स्ट्रेस लग रहा है तो वो कॉम्प्रेसिव हो जाएगा, और अगर ऊपर स्ट्रेस लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेस क्या है, इसी सिलेंडर में अगर मैं इसे साइड से फोर्स लगाऊँ, जैसे कि अगर मैं इसे काट रहा हूँ किसी चाकू से, तो तब जो इस पर फोर्स लग रहा है वो क्या है, शियर स्ट्रेस है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे एक्चुअल बीम पे ये शियर स्ट्रेस किस तरह से एक्ट करता है। ये मैंने एक फिक्स्ड बीम लिया है, यहाँ फिक्स किया गया है, इस बीम को यहाँ से भी फिक्स किया गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाता हूँ तो इस बीम का टेंडेंसी क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करने का टेंडेंसी होगा। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसे यहाँ से फिक्स कर दिया है, इस पॉइंट से मैंने जब फिक्स किया है और इस पॉइंट से फिक्स किया है, तो ये कुछ दूर तक क्या होगा, ये कुछ दूर तक अपने आप को बेंड नहीं करेगा, ये कुछ दूर तक अपने आप को बेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है इस पॉइंट से, तो बेंड नहीं कर पाता ये खुद को। तो अगर बेंड नहीं कर पाता है तो यहाँ क्या होगा कि ये जो लोड है ये इस पर इस तरफ से फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे बेंड नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ से इसे बेंड करने की कोशिश कर रहा है और ये पार्ट इसे बेंड नहीं होने दे रहा है। तो इस कंडीशन की वजह से भी यहाँ क्या जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हमें ये देखना है कि ये जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, हम कैसे अपने रेनफोर्समेंट को प्लेस करें कि वो इस शियर स्ट्रेस को वियर कर पाए। अब ये किस तरह से फेल करता है, इसका जो फेलियर पैटर्न है हम वो देखते हैं। तो हमारा जो बीम फेल करता है किसी भी लोड की वजह से, तो 3 पैटर्न में फेल करता है। पहला एक फ्लेक्सर शियर फेलियर, ये जो लाइंस है इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर शियर फेलियर। फिर एक है डायगोनल टेंशन फेलियर, ये जो लाइंस बन रहे हैं यहाँ इसे हम कहते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर, सेम टू सेम इसे भी हम कहते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर। और है हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर का लाइंस यहाँ बनता है, आपको बीम में ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर तब जनरेट होता है जब हमारा लोड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तब हमें क्या देखने को मिलता है, डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो ये बीच में जो है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर। और ये कितने एंगल पर बन रहा है, 90 डिग्री पर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल पे हमें दिख रहा है ये कितने एंगल पे बन रहा है, 90 डिग्री पर। ये हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर, ये कितने एंगल पर बन रहा है, 45 डिग्री पर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऑलमोस्ट 45 डिग्री पर ये बन रहा है। ये भी सिमिलरली डायगोनल टेंशन फेलियर। ठीक है। और ये है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो यहाँ हमें मेनली अपने शियर स्ट्रेस में डायगोनल टेंशन फेलियर के बारे में समझना है और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर के बारे में समझना है। फ्लेक्सर शियर फेलियर क्या है, ये जो हमारा टेंशन स्टील होता है, टेंशन स्टील बॉटम बार जो हम देते हैं वो इसे बियर कर लेता है। तो हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर कब होता है, जब हम अपने बीम को अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करें। ठीक है, अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि हम अपने बीम में प्रेफर करते हैं कि स्टील पहले फेल करें, स्टील फेल्स फर्स्ट, स्टील पहले फेल करें। स्टील पहले फेल करने का फ़ायदा क्या है कि सपोज मैं अपने बीम में लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोड है, लोड मैंने इंक्रीज़ किया यहाँ से यहाँ तक, और मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूँ। एक पॉइंट जहाँ मेरा स्टील फेल कर रहा है, ये पॉइंट मेरा स्टील फेल कर रहा है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, मेरा कंक्रीट फेल कर रहा है।
ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने मार्क किया। तो हमें पता है कि स्टील का जो ग्राफ है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का, वो कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो इस पॉइंट के बाद स्टील क्या करता है, इलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, स्टील इलोंगेट करना स्टार्ट करेगा और फाइनली जब लोड इतना हो जाएगा कि कंक्रीट फेल कर जाए, तब स्टील और कंक्रीट एक साथ क्या होगा, फेल कर जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि तो हमें धीरे धीरे इसका इफेक्ट नज़र आएगा कि हाँ चलो थोड़ा सा लोड इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ हुआ, स्टील इलोंगेट कर रहा है और फाइनली हमारा बीम क्या होता है, फेल कर जाता है। तो इससे क्या होता है कि सडन फेलियर नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंक्रीट को पहले अगर हमारा कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, जो कि होता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर में, और ये कब होता है, ओवर रेनफोर्स्ड मतलब हमारा स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंक्रीट से। मैं जो लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कि मैंने लोड इंक्रीज़ किया, तो इसमें क्या हुआ कि इस पॉइंट के बाद कंक्रीट फेल हो जाता है। रेनफोर्समेंट मेरा सपोज इस पॉइंट पर फेल कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये क्या होता है, सडन फेलियर हो जाता है, क्योंकि अकेला स्टील कुछ कर नहीं पाएगा। स्टील एक बीम में अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसे कंक्रीट के साथ ही वो बियर कर पाता है लोड। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारा बीम क्या हो, अंडर रेनफोर्स ही डिज़ाइन हो और उसमें डायगोनल टेंशन फेलियर पहले हो और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बाद में हो। ये एक एग्जांपल है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर का। इसमें क्या होता है कि हमारा कंक्रीट जो है पहले फेल हो जाता है, कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, तो सडन फेलियर हो जाता है। इस केस में सडन फेलियर, डायगोनल टेंशन फेलियर में सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, इसमें हमें कुछ टाइम मिल जाता है और दिखता है कि हाँ पहले स्टील इलोंगेट हो चुका है, स्टील यील्ड कर चुका है, अब वो धीरे धीरे इलोंगेट होकर फेल कर रहा है और फाइनली बाद में जब कंक्रीट फेल होगा, जब इतना लोड इंक्रीज़ होगा कि जब कंक्रीट फेल हो जाएगा, तब बिल्डिंग कोलैप्स होगा। ये कंडीशन हमें दिखेगा डायगोनल टेंशन फेलियर में। अगर डायगोनल टेंशन फेलियर अगर पहले हो तो हमें ये कंडीशन दिखेगा। अगर डायगोनल कंप्रेशन फेलियर पहले होता है तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ शेयर रेजिस्टेंस कि अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है, कौन कौन से लोड और स्ट्रेस इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं इस बीम के ऊपर एक लोड लगाऊं VU, तो इस लोड से इस बीम को बचाने वाला कौन कौन है, एक तो कंक्रीट है, एक यहाँ टेंशन स्टील है जो हम बॉटम बार्स लगाते हैं, टेंशन स्टील है, और एक क्या है, शेयर रेनफोर्समेंट स्टिरअप से। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, VU इक्वल्स टू VC प्लस VS। ये क्या है, VU क्या है, टोटल लोड जो मैं लगा रहा हूँ। VC क्या है, VC में मैंने 2 कंपोनेंट लिया है, एक तो कंक्रीट प्लस टेंशन स्टील। VC में मैंने 2 कंपोनेंट ले लिया, और VS क्या है, शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट है जो मेरे बीम को बचाते हैं फेल होने से। तो जब मैं लोड इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे अगर मैं लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 0 है स्टार्टिंग में, फिर मैं लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लोड इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो एक पॉइंट आएगा जब VC लोड कितना हो जाएगा, VC मतलब कंक्रीट और टेंशन स्टील इतना ही लोड बियर कर सकते हैं, इसके आगे वो नहीं कर सकते। कंक्रीट और स्टील एक पॉइंट के बाद कहते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं बियर नहीं कर सकता, अब बीम जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जब 0 से VC हुआ तो मेरे बीम के अंदर जो शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ वो क्या था, 0 से टाउ C। ठीक है, 0 से टाउ C जनरेट हुआ। कंक्रीट और टेंशन स्टील का काम हो गया, इन्होंने कहा कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं बियर नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है शेयर रेनफोर्समेंट पिक्चर में आता है। तो जैसे हम और लोड इंक्रीज़ करते हैं, लोड इंक्रीज़
करते करते इस पॉइंट पर क्या हो गया, वी यू लोड पहुंच गया, ठीक है। जो मेरा फाइनल लोड था वी यू लोड पहुंच गया। तो वी यू लोड पहुंच गया तो मेरा स्ट्रेस कितना हुआ, इंक्रीज होते मेरे बीम के अंदर स्ट्रेस कितना हो गया, टाउ वी हो गया, ठीक है। तो इसके आगे वी यू के आगे शियर एनफोर्समेंट भी कहता है कि अब इसके आगे मैं भी बियर नहीं कर सकता, अगर मैं और लोड इंक्रीज़ करूं वी यू के आगे तो बीम फेल हो जाएगा। तो 0 से वी सी तक किसने बियर किया, कंक्रीट प्लस टेंशन स्टील ने, और वी सी से वी यू तक किसने बियर किया, शियर एनफोर्समेंट ने, ठीक है। लेकिन अगर हम और लोड इंक्रीज़ करें, अगर मैं लोड और इंक्रीज़ करता हूँ तो एक पॉइंट आएगा जब शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ सी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। टाउ सी जब मैक्स हो जाएगा तो मेरा बीम क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ये सब टर्म्स जो मैंने लिखा है वी सी, टाउ सी, वी यू और टाउ वी, ये सब IS कोड में मेंशन्ड है। कहाँ कहाँ है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये टेबल नंबर 19 है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसमें हमें मिलता है टाउ सी का वैल्यू, ठीक है। ये रहा टाउ सी का वैल्यू किस किस पर डिपेंड करता है, टाउ सी परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट पर। जैसे कि मैंने कहा था कि जब मैं लोड इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ करते करते जब VC पहुँचता है तो VC तक कौन बियर करता है, कंक्रीट और टेंशन स्टील बियर करता है VC, मतलब टाउ सी किस पे डिपेंड करता है, कंक्रीट और टेंशन स्टील पर, ठीक है। फिर और इंक्रीज़ किया मैंने जब मेरा शियर एनफोर्समेंट पिक्चर में आता है, टाउ वी तक मेरे बीम को शियर एनफोर्समेंट बचाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं और लोड इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा स्ट्रेस कितना हो जाता है, टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स के बाद क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो टाउ सी मैक्स कहाँ है, ये है मेरा टाउ सी मैक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। टाउ सी का वैल्यू मैं टेबल नंबर 19 यहाँ से मिल जाएगा। और टाउ वी क्या है, जो हम एक्चुअल में जो लोड लगा रहे हैं, टाउ वी इक्वल्स टू वी यू अपॉन वी इंटू डी, ये वी यू, ये बी इंटू डी। तो यहाँ हम एक और बात पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट क्या था हमारा। इस पॉइंट के बाद 0 से जब हमारा लोड VC हुआ तो कंक्रीट और टेंशन स्टील ने मना कर दिया कि अब हम बियर नहीं कर पा रहे हैं, अब इसके बाद क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल टेंशन फेलियर। फिर जब हम लोड इंक्रीज़ करते हैं, टाउ वी से भी ज़्यादा लोड हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेस कितना हो जाता है, टाउ सी मैक्स हो जाता है, ठीक है। टाउ सी मैक्स ये, और टाउ सी मैक्स पर क्या होता है हमारा, कंक्रीट फेल करता है। तो ये पॉइंट क्या है, जब कंक्रीट फेल करे तो डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर पहले हो और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बाद में हो, और जिसके लिए टाउ सी मैक्स जो है वो टाउ वी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। टाउ वी कभी भी टाउ सी मैक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अपने बीम पर लोड लगाता हूँ और लोड ऐसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो इंक्रीज़ करते करते मेरे इस पॉइंट पर स्टील फेल करना चाहिए पहले, फिर मेरे इस पॉइंट पर कंक्रीट फेल करना चाहिए। स्टील यहाँ से इलोंगेट होते होते फाइनली कंक्रीट फेल होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया टेंशन फेलियर, डायगोनल टेंशन फेलियर, और ये पॉइंट हो गया डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो पहले हमारा डायगोनल टेंशन फेलियर होना चाहिए, फिर हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होना चाहिए। अगर हमारा कंक्रीट पहले फेल कर गया और स्टील बाद में फेल होता है तो जब कंक्रीट फेल होगा तो बीम को कोई बचाने वाला नहीं है। स्टील अकेले बीम को नहीं रोक सकता है। अगर कंक्रीट क्रश हुआ, कंक्रीट ब्रिटल होता है, कंक्रीट क्रश हुआ तो सडन फेलियर हो जाएगा, और सडन फेलियर होता है तो पता नहीं चलता है किसी को भी, अचानक से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा शियर रेनफोर्समेंट है उसको कितना शियर स्ट्रेस बियर करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक बीम है, इस बीम पर मैं लोड इंक्रीज़ करता हूँ 0 से लेके VC तक, तो स्ट्रेस जनरेट होता है 0 से टाउ C तक। फिर और इंक्रीज़ करूँगा तो VU होगा, फिर ये टाउ V होगा, इसके आगे टाउ C मैक्स आएगा।
ठीक है, तो टाउ सी का वैल्यू मुझे कोड से मिल जाएगा, जो हमने ऊपर देखा था। ये है टाउ सी का वैल्यू, दिस इज टाउ सी। हमने कितना परसेंटेज ऑफ स्टील लगाया है अपने बीम में और कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है, इन दोनों से मुझे क्या पता चल जाएगा, टाउ सी पता चल जाएगा। ठीक है, टाउ सी परसेंटेज स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फिर टाउ वी मुझे कैसे पता चलेगा, टाउ वी क्या होता है, वी यू अपन वी इंटू डी। वी यू जो मैंने लोड लगाया है इसके ऊपर, और वी इंटू डी इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मेरा टाउ वी जो है वो छोटा हो टाउ सी से, इसका क्या मतलब है कि ये जो टाउ वी है ये छोटा है टाउ सी से, इसका मतलब ये है कि कंक्रीट इज सफिशिएंट टू बियर वी यू। कंक्रीट अकेले वी यू जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको अकेले बियर कर जा रहा है, उसे कोई शेयर इन्फोर्समेंट का ज़रूरत ही नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू कोड हमें मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट टू होल्ड द स्टील। तो हम इसमें स्टील लगाएंगे ना, अगर मैं इसे साइड से देखूँ, ठीक है, साइड से देखूँ तो हम क्या करते हैं, एक स्टील यहाँ लगाते हैं, एक स्टील यहाँ, एक स्टील यहाँ, एक स्टील यहाँ। अगर मैं बस 4 बार्स कंसिडर कर रहा हूँ तो इन चारों को होल्ड करके तो रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो इसीलिए हमें मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट यूज़ करना है जस्ट टू होल्ड द स्टील। इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, जब हमारा टाउ वी जो है टाउ सी से बड़ा हो। यही वाला कंडीशन है जो हमने यहाँ देखा था, टाउ वी हमारा टाउ सी से बड़ा है, और इस केस में टाउ सी के बाद जो हमारा शेयर इन्फोर्समेंट बीम को बचा रहा था, मतलब टाउ वी माइनस टाउ सी में जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा शेयर इन्फोर्समेंट बचा रहा है। अब टाउ वी माइनस टाउ सी से जो भी शेयर स्ट्रेस आ रहा है, इसे हम अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, शेयर फोर्स। ये वी एस क्या है, शेयर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय शेयर रेनफोर्समेंट। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।